नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मस्त रात हो गया है, एकदम 12:30 के आसपास बज रहा है, 12:30। आप एक काम करिए, इसको पहले 1 सेकंड के लिए पॉज करके रोक के बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं इसको। देखिए, बना लीजिए। ओके, रोक के बना लीजिए। उसके बाद हम काम करते हैं पूरा, है ना। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरी तरह से। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी ऑप्शन छूटेगा नहीं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक तो ऐसा ही रात हो गया है, अगल बगल में कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या कर रहा है, अकेले अकेले किससे बात कर रहा है ना। लेकिन बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। हाँ, यह सीरीज कर रहे थे बिहार के दरोगा के बिहार एसआई का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका सीरीज कर रहे थे हम लोग, है ना। वो क्यों ऐसे हो रहा है भाई? नहीं, तुम ऐसे मत हो। ओके, ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, करे थे बिहार दरोगा के एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो इसी सीरीज में उसी को क्रम का आगे बढ़ाते हुए लाए हैं बिहार एसआई का 29/8/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपका मन करे तो जाके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही सारे क्वेश्चन होंगे, है ना, जो पूछा गया है 29/8/2021 में। ठीक है, डेट देख लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन है उपाध्यक्ष, मतलब कि लोकसभा के उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोग दूसरा ऑप्शन है क्या? उपाध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, है ना। इस चारों में से आपको पिक करना है कौन सा आंसर होगा, है ना। देखो, इसका आंसर होता है उपाध्यक्ष, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, है ना। उपराष्ट्रपति कभी मत मारिएगा, राष्ट्रपति नहीं मारिएगा, है ना। किसको देगा? उपाध्यक्ष को, है ना। देखो, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में कहा गया है लोकसभा में जितने भी मेंबर जीते हुए पार्टी का, सभी मिलके बैठेंगे, है ना। और उस सब में से अपने में से किसी एक का अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है कहाँ पे? अनुच्छेद 93 में 93 में, है ना। तो देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का पद कहाँ पे है वर्णित? क्या बोल रहे हैं? 93 में, है ना। एक है 96 में, अनुच्छेद 96 याद रखिएगा। अनुच्छेद 93 बोल चुके हैं। अनुच्छेद 96 में है कि लोकसभा का जब हटाने का, निलंबन का प्रस्ताव पारित है संसद में, है ना, तब उस स्थिति में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं रहेगा बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में सिर्फ लोकसभा में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोट भी कर सकता है। अगर वोटिंग हुआ तो वोट भी कर सकता है ना। लेकिन एज ए सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, है ना। और उसको हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि हम आपको हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ये सब नहीं होगा ना, उपाध्यक्ष। और उपराष्ट्रपति जो है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो होगी राष्ट्रपति में होगी, तो राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब कि मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है कहाँ पे? अनुच्छेद 74 में। और उसी में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में है क्या? प्रधानमंत्री की चर्चा है ना। और अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, अनुच्छेद 75 में, है ना। तो उसका निर्वाचन है कितना में? अनुच्छेद 75 के 1 में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर कौन करता है ना। प्रकाश तरंग हो गया और ध्वनि तरंग के बीच अंतर कौन करता है? देखिए,
कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है ना। जैसे ध्वनि है, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ऐसा उसको मानना है। लेकिन ध्वनि में देखा, ध्वनि जो है सीधे सीधे अनुदैर्ध्य है, लेकिन प्रकाश तरंग जो है दोनों को डिफाइन करता है, दोनों को फॉलो करता है, कभी कभी अनुदैर्ध्य के जैसा व्यवहार करता है, कभी कभी अनुप्रस्थ के जैसा व्यवहार करता है। तो ये जो घटना पूछा है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट करता है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन या ध्रुवीकरण घटना जो है ना, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करता है ना। अगर ध्रुवन होगा तो इस वेव में चलेगा लाइट, है ना, इस वेव में चलेगा, जैसे ध्वनि चलता है, ध्वनि ऐसे ऐसे चलता है ना। और अगर अनुप्रस्थ होगा तो सीधे सीधे जाएगा, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, है ना। इन दोनों में अंतर कौन करेगा, ध्रुवन करता है। एक बात यहाँ से और याद रखना, ध्रुवन के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपके घर में जितने भी लाइट जलते हैं, ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ये सब सारे लाइट जो है ना अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण है, अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण है। जबकि ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो कौन होता है, मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया, कार से जो लाइट मारता है, झिलमिला के मारता है ना, वो क्या है, ध्रुवित प्रकाश है ना। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम अलग तरह के चश्मे का प्रयोग करते हैं। आप जाते हैं पिक्चर देखने तो सिनेमा हॉल में प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। तो सारे एग्जाम्पल रखना है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कार के हेडलाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद विलयन में शर्करा की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है, कहीं पर दरार पड़ गया तो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। इस सब कार्यों में ज्ञात कर रही हूँ, इस सब कार्यों के लिए होता है किसका, ध्रुवित प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश का, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है व्यतिकरण। देखो व्यतिकरण का सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रखिएगा, जब भी कभी पे आपको लगे कि कुछ चमका रहा है, कोई चमक रहा है, जैसे पानी पर तेल की बूंद डालें तो चमक जाएगा, लाल बिरंग दिखेगा, सतरंगी दिखेगा, जहाँ भी दिखेगा आपको कलरफुल रंगीन दिखता है। क्यों, जैसे पानी पर तेल डालेंगे तो क्या रंगीन दिखता है, कई रंग दिखता है। तो जहाँ भी रंगीन वाला दाना आएगा तो वहाँ पर व्यतिकरण कीजिएगा, व्यतिकरण ही सही होगा रंगीन वाला में, है ना। एक एग्जाम्पल व्यतिकरण से और होगा, व्यतिकरण जो है प्रकाश को दर्शाता है कि यह अनुप्रस्थ तरंग है। व्यतिकरण कहता है कि प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर पूछे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो व्यतिकरण। और प्रकाश अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ दोनों में अंतर करना है, तो ध्रुवन, है ना। तीसरा ऑप्शन है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी चिकनी सतह से, चिकना या रुखड़ा कुछ भी रहे, किसी भी सतह से प्रकाश का आया हुआ प्रकाश का से फिर से उसी दिशा में लौट जाना, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में आप देखिएगा, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसका ट्रिक है काशी बराबर। उसका ट्रिक है क्या, काशी बराबर, मतलब कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, है ना। समतल दर्पण का एक फॉर्मूला याद रखना कि समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। अगर सवाल रहे कि समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना, तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है 360/θ - 1, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान ले कि 2 दर्पण रख दिए हैं, है ना, 2 दर्पण रखा हुआ ऐसे करके, है ना, इस तरह से समतल रूप में, तो ये 90 डिग्री पर रखा हुआ, 90 डिग्री पर। इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं, 360 बटा क्या हो जाएगा थीटा, मतलब 90 - 1। इसको काट देंगे, 9 चौके 36, 4 में से गया तो 3, मतलब कि समकोण पर अगर कोई 2 दर्पण रखा रहेगा समतल तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, है ना। वही अगर रहेगा समानांतर रखा हुआ तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। सवाल बनता है कि अगर समानांतर दर्पण रखा हुआ तो कितने प्रतिबिंब, समतल दर्पण रखा हुआ तो कितने प्रतिबिंब, है ना। तो कोई 30 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, 10 डिग्री दे देगा, 45 डिग्री दे देगा, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। तो रखिएगा 360/θ, हाँ, -1 प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का एक फॉर्मूला, एक चीज़ और याद रखना है आपको, समतल दर्पण में ही अगर हम समतल दर्पण की ओर भी चाल से आते हैं तो प्रतिबिंब प्रतीत होता है कि 2 भी चाल से आ रहा है, 2 भी वेग से आ रहा है। तो वस्तु का वेग अगर भी रहेगा तो प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा, 2 भी मतलब 2 गुना, है ना। एक इसमें याद रखना है कि अगर दर्पण को हम θ डिग्री से मूव करवाते हैं, θ डिग्री घुमाते हैं, तो प्रतिबिंब 2θ डिग्री घूम जाता है ना। ये भी समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना ये सबको। कुछ बात और है यहाँ से देखिए, अपवर्तन, है ना। अपवर्तन का एग्जाम्पल जितना भी पढ़े होंगे आप, कि बाल्टी में छड़ी रखे तो चढ़ा दिखा, तारा को देख रहे हैं तो टिमटिमा रहा है, सूर्य को सुबह में देखो चाहे शाम में देखो,
है ना, थोड़ा सा धरती से उठा हुआ प्रतीत होता है या लाल रंग दिखता है, ये सब का सब घटना किसका होगा? अपवर्तन का। पानी में सिक्का रख रहे हैं तो सिक्का टेढ़ा दिख रहा है, सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब एग्जाम्पल आप रखिएगा। सब एग्जाम्पल किसका है? अपवर्तन का। अपवर्तन क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई लाइट आता है, कोई प्रतिबिंब प्रकाश आता है तो उसको बोलते हैं क्या? तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, इसको बोलते हैं क्या? अपवर्तन। और यही उल्टा होगा, अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, इसी में आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, इसी को साइन आई बटे साइन आर को बोला जाता है अपवर्तनांक। तो कुछ का अपवर्तनांक भी आपको याद रखना है, जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसे अब आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक नाम मिलता है? देखिए, अशोक का नाम बहुत सारे शिलालेख में है ना, लेकिन जो सिर्फ अशोक नाम है वो पूछ रहा है कि किस शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है, अशोक, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है गिरनार, मास्की, ब्राह्मी और गुर्जरा। देखिए, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है ट्रिक से इसको, है ना, लेकिन नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, बाद में याद नहीं रह पाएगा। आज इसको रखना है, आज इसको ऐसे रखना है कि मान लो कि अशोक की मम्मी जो है, उसकी माँ जो है, अशोक की माँ उसको अशोक बुलाती थी, माँ से हो जाएगा मास्की अभिलेख में अशोक को सिर्फ अशोक कहा गया है, सिर्फ मास्की में, है ना, सिर्फ मास्की में। तो यह बता आपको रखना है कि अशोक की माँ, देखो यहाँ पे मास्की है ना, तो मास्की में कहा गया था इसको क्या? अशोक, है ना। अगर कुछ और वर्ड्स आए, है ना, उस वजह से कुछ और हम बोल देते हैं, याद रखिएगा। बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही सब बताएंगे फिर सिर्फ, और पूरा करा तो फिर क्लास करेंगे उसके लिए अलग से, अशोक के लिए। देखिए आइए सुनिए, जैसे अगर रहे अशोक वर्धन, बहुत फेमस है ये, अशोक वर्धन किस में मिलता है? तो आप बोलना पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है ना, अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है ना। एक है जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है, जूनागढ़ में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है ना। इसके अलावे एक है कौन, और इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ, गुर्जरा, है ना। गुर्जरा में देवानाम प्रिय कहा गया है अशोक को क्या कहा गया है? गुर्जरा में देवानाम प्रिय कहा गया है। तो इस बात रख लीजिएगा। एक है और क्या, ये कौन है? बराबर गुफा की एक शिलालेख है, उसमें अशोक को अशोक प्रियदर्शी अशोक कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी अशोक। तो यहाँ से ही सब सवाल याद रखना है जरूर अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये सब में अशोक का नाम नहीं मिलता है तो इसको नहीं किए हैं हम, है ना। आगे है, चलती कार में अचानक ब्रेक मारने पर यात्री आगे की ओर झुकना, किसका उदाहरण है? देखो, अगर चलती कार में आगे आदमी अचानक आगे झुक रहा है, बस चल रही, कार चल रही है, एकाएक ब्रेक लगाया तो आगे झुक गया, तो ये है जड़त्व का उदाहरण। जड़त्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मंद जड़त्व और एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, है ना। तो गाड़ी अगर चल रही है और ब्रेक मार दी, हम रोक दिए उसको, तब वो हो जाएगा, जो चल रहा है ना तो हो जाएगा गति का जड़त्व, है ना। और अगर रुकल रहता और एकाएक गाड़ी चलना शुरू हो जाता, जैसे हम गाड़ी रुका हुआ है और चलना एकाएक शुरू हो गया, तो यात्री पीछे को हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व, है ना। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। अगर गाड़ी चल रहा था तो क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व, इसका उदाहरण था, है ना। क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व, पहला आंसर, है ना। दूसरा देखो लिखा हुआ विराम का जड़त्व, नहीं, ये नहीं होगा। ये तब होगा जब गाड़ी विराम में रहता और एकाएक चलना शुरू करता, तब हम पीछे मुड़ जाते, पीछे झुक जाते, तब उसको बोलते विराम की जड़त्व, है ना। विराम में रहेगा, चलना शुरू कर देगा, तब विराम की जड़त्व, और गति में रह रहा है, एकाएक रुक गया, तब गति का जड़त्व, है ना। गति के जड़त्व को बोलते हैं क्या? इनर्शिया, है ना। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, है ना। विराम में है तो विराम में, गति में है तो गति में। इसका आविष्कार कौन किया था? इसको पहली बार कौन किया था? गैलीलियो महोदय, ठीक है। अच्छा, एक है और है न्यूटन गति का दूसरा नियम। देखो, न्यूटन गति का दूसरा जो नियम होता है वो कहता है
कि हम जिधर बल लगा रहे हैं आवेश भी उधर ही लगेगा। जिधर बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, आवेश भी उस दिशा में ही लगेगा, है ना। तो ये कहता है गति का दूसरा नियम ये नहीं होगा। तीसरा नियम कहता है न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, गति का जड़त्व, है ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है ना। देखिए, हुंडरू जलप्रपात आपको बिहार से बगले में झारखंड में पड़ता है, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, वह है क्या? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। एक देखो ऑप्शन दिया हुआ है शरावती नदी। शरावती नदी पर है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। शरावती पर, है ना, कर्नाटक में पड़ता है ये, कर्नाटक में। ठीक है। महानदी जो उड़ीसा में पड़ता है, महानदी पर हीराकुंड बांध है ना। कभी मौका मिले तो जाकर जरूर देखिएगा, है ना। वहाँ पे जाइएगा, हीराकुंड बांध के जो पहाड़ी वाला इलाका है, पहाड़ी पर जाइएगा तो वहाँ पे एक नेहरू पोर्ट करके है, एक गांधी पोर्ट करके है, उस पर चढ़ के देखिएगा, वो बड़ा घूमता है, चारों तरफ से घूम के अच्छा व्यू दिखाएगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। कभी जाइएगा तो देखिएगा, है ना, चढ़ के उस पर। अगला है नर्मदा। नर्मदा पर कौन कौन सा है? कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा पर जो एक बांध है सरदार सरोवर, इसको जरूर रखना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो नर्मदा पर है, नर्मदा नदी पर, है ना। उसी जैसा एक और फेमस है इंदिरा सागर सरोवर। इंदिरा सागर बांध जो है कहाँ पे है? यहीं पे। एक है अंकलेश्वर बांध, कहाँ पे है? नर्मदा पर। एक है महेश्वर बांध, कहाँ पे है? नर्मदा पर। ये सबको याद रखना है आपको, सभी को। ठीक है। अंकलेश्वर हो, महेश्वर हो, इंदिरा गांधी हो, इंदिरा सागर हो, है ना, और सरदार सरोवर हो, सारे कहाँ हो जाएगा? नर्मदा पर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद का कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरण से है? मतलब किस अनुच्छेद का संबंध जो है कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से है ना। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है ना, तो उसका सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया जाता है ना। ऐसे कुछ मामले होते हैं और उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 228 में। अनुच्छेद 228 में उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वहाँ पे हम बोल देते हैं, आपका रखना है। एक तो हो गया अनुच्छेद 228 कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट से मामला चल जाएगा, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट से जज या बोल सकते हैं न्यायाधीश दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित होता है। अनुच्छेद 226 में क्या रहेगा? अनुच्छेद 226 में क्या रहेगा? जज जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित होता है, अनुच्छेद 226 में, है ना। एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्य को संचालित करने के लिए एक हाई कोर्ट होगी, है ना, अनुच्छेद 214 में। फिर आगे 216 में, 216 में कहा गया है हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन कहाँ पे रहेगा? 200 कहाँ पे? 16 में, है ना। और यहीं पे एक और है 200 कहाँ पे? 26, है ना। हाँ 26। इसमें हाई कोर्ट रिट जारी करता है, रिट जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है जारी करना अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। उसी में हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत, 226 के तहत। ठीक है। अब आइए कुछ बात और करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गठन है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। फिर है अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 124 में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 126 में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उसके वेतन का अथी है, उल्लेख है। उसके वेतन का उल्लेख कहाँ पे है? 125 में। 126 में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा तो उसके जगह पे कौन आएगा? उसके जगह पे कोई आएगा, मतलब कि कार्यकारी न्यायाधीश के वर्णन कहाँ गया है? 126 में, है ना, 126 में। 127 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 127 में है, आर्टिकल 127 में कि तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था किया जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश के वर्णन कहाँ पे? अनुच्छेद 127 में। 128 छोड़ दीजिए, 129 में आइए। 129 में कहा गया है कि अभिलेख न्यायालय रहेगा। अभिलेख न्यायालय का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 129 में।
तो 25, 26, 27 और 29 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछता है, यहीं से सवाल बार बार बनता है। कम से कम इतना अनुच्छेद याद रखना है आपको, गेट वाई हट करके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो कौन नहीं जानता है। मानव नेत्र के सबसे पीछे जो होता है उसको बोलते हैं क्या, रेटिना, या उसी को बोलते हैं क्या, दृष्टिपटल। तो कहाँ पे ऑप्शन है दिया हुआ प्रतिबिंब बनता है, हाँ रेटिना यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। इसी को बोलते हैं हिंदी में दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल रहे, रेटिना रहे, एक ही बात है ना। परितारिका बोलते हैं आँख में जिससे प्रकाश इन करता है, घुसता है ना, जो जिस छेद से, उसको बोलता है परितारिका। इसी को बोलते हैं आइरिस, है ना। कॉर्निया से एक सवाल पूछता है कि आँख के किस भाग को दान में दे सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया जो आँख में लेंस लगा हुआ होता है उसको मैनेज करता है, बैलेंस करता है ना। और पुतली जो होता है परितारिका के जस्ट बगल वाला मसल को बोलते हैं पुतली, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। मतलब कि प्याज जो है अपना भोजन को संग्रहित किस में करता है, तना में कि जड़ में कि पत्ती में कि भूमिगत तना में, किस में, है ना। तो देखिए प्याज जो आप खाते हैं ना, तो प्याज जब छीलते हैं तो क्या देखते होंगे, परत का जैसा निकलता है, कवर का जैसा निकलता है। तो जो कवर है ना वो स्टेम नहीं है ना, तो उसका जड़ है, वो पत्ती है, वो है ना, जो उसको बोलते हैं क्या, गुद्देदार पत्ती। सवाल कभी कभी ये भी पूछ देगा कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वहाँ पे आंसर कर जाएगा गुद्देदार पत्ती, क्योंकि वो क्या है, पत्ती है ना। जैसे कभी देखे होंगे आप, प्याज जो रहता है उसका जो गठन होता है ऐसे कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे कठोर रहेगा और यहाँ पे कुछ रूट्स निकले हुए रहेंगे, है ना। और ऐसे ऐसे रहेगा, इस तरह से रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। यही में इसी में रहता है जमा इसका भोजन प्याज का। ये इसको बोलते हैं क्या, गुद्देदार पत्ती बोलते हैं, है ना। और ये जो निकला हुआ ये इसका जड़ है, और यहाँ पे जो हार्ड भाग है, कठोर भाग है, वो तना है उसका, वो है ना। तो खाया जाता है पत्ती। तो अपना भोजन जमा कहाँ करेगा, पत्ती में जमा करेगा, पत्ती में। कहाँ पे है, ये पत्ती में, ठीक है। आइए आगे। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार का एक सीरीज कर देंगे पूरा का पूरा, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अभी किए नहीं है लेकिन अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, है ना। थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पे ही मनाया जाता है, तमिलनाडु का बहुत फेमस त्यौहार है थाईपुसम। कभी पढ़े होंगे बच्चा वाला किताब आप 3, 4, 5 तक में आसपास में, तो वहाँ पे थाईपुसम का जिक्र किया हुआ रहता है ना। थाईपुसम कहाँ पे है, तमिलनाडु का बहुत फेमस त्यौहार है। आगे है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए प्रोटीन एक आता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, और एक होता है प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो अगर यहाँ पहले इसको कर लेते हैं, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो होता है अमाशय में। अमाशय से निकलता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्टिन, है ना। क्या बोलते हैं, पेप्टिन, ठीक है। रेनिन भी निकलता है लेकिन वो बचाता है दूध को, है ना। प्रोटीन दूध में जो प्रोटीन रहता है ना उसको बचाता है रेनिन, लेकिन इसको बाहर कर जाएगा पेप्टिन, है ना। तो इसका शुरू कहाँ से होगा, अमाशय से। एक क्वेश्चन रहता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आंसर हो जाएगा क्या, मुख से। मुख में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या, एमाइलेज। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर सवाल पूछ दे कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का वजन कितना होता है, तो बोलना 30%, है ना। कितना होगा, मुख में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है सिर्फ 30% ही हो पाता है। बाकी 70% कुछ अमाशय में होता है और कुछ छोटे आंत में होता है। छोटे आंत में पूरा का पूरा हो जाता है ना। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, उसमें सिर्फ कुछ भाग का अवशोषण होता है ना। और मुख में शुरू होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर में है कि काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी, मतलब कि काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है ना। तो काजू उत्पादन जो होगा मुख्य रूप से काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को ही बोला जाता है रेगूर मिट्टी, है ना, रेगूर, है ना। तो रेगूर में होता है क्या, काजू होता है, ठीक है। ये लगभग कहाँ, महाराष्ट्र के निचला हिस्सा, कर्नाटक, कुछ मात्रा में गोवा, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भाग में, उस वाले क्षेत्र जो निचला पाठ्य हिस्सा है इंडिया का, उस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना।
याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जहाँ पे गंगा क्षेत्र जो होता है, जिससे गंगा क्षेत्र हो गया या ब्रह्मपुत्र क्षेत्र हो गया या गोदावरी क्षेत्र हो गया, किसी भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसको वहाँ के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी। वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होता है, क्योंकि नदियों के अवक्षेप से जो लाया गया मिट्टी होता है उसको वही होता है जलोढ़ मिट्टी, और बहुत ये उपजाऊ होता है। धान गेहूँ इसमें मक्का वगैरह भर भर के होगा, है ना। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, है ना। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस कम होता है, इसलिए उतना उपजाऊ नहीं होता है, और लाल मिट्टी में भी उतना उपजाऊ नहीं होता है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है, याद रखना। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है क्या, लाल उसका रंग होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लाल मिट्टी। नेक्स्ट में है कांवरताल झील। कांवरताल झील कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिहार। आप बिहार के आदमी जो कांवर झील के बारे में नहीं जानता है तो लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, है ना। कभी मौका मिले जरूर देखना चाहिए कांवर झील, बहुत सारा पक्षी आते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यूपी में वैसा कोई खास झील नहीं है, याद रखना मोती झील लखनऊ में पड़ता है, लेकिन उतना फेमस नहीं है, जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी यूपी वगैरह का एग्जाम दे तो पूछ ले। तो रखना मोती झील कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। उत्तराखंड में बहुत सारे झील हैं, उत्तराखंड झीलों की नगरी है, बहुत सारा झील है। नैनीताल झील, राकसताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, है ना, ये सारे झील वहीं पे है ना। कहाँ पे, उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है, जैसे बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील, है ना। नाग झील, नाग झील, नागिन झील, है ना, डल झील, ये सारे झील कहाँ पे है, ये सब जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, जेल से भागकर किसने भूमिगत लड़ाई शुरू की। जेल से भाग के भूमिगत लड़ाई शुरू किया था कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कौन, हाँ ये जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। पिछले बार पूछा था यही, इसी सवाल पूछा था जेपी नारायण से कि सप्त ऋषि या सप्त संत का शुरुआत किसने किया था, है ना। ये किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण ने किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे, है ना। 7 गुड डिमांड रखे थे सरकार से, और उसको सरकार को लास्ट में मानना पड़ा था, जिसको बोला था सप्तऋषि या सप्त संत परमाणु घोषणा पत्र, है ना। ये कौन किए थे शुरू, जयप्रकाश नारायण। और ये सब नहीं होंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे पहले क्या थे, बिहार के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं आप, पहला यही थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, देखिए कहीं पर लिखा रहेगा आपको 8 अगस्त 1942, कहीं पर लिखा रहेगा 9 अगस्त 1942। इसका पूरा मामला बता देते हैं क्या है। 8 अगस्त को जो है ना एक मीटिंग हुआ था, उसी मीटिंग में कहा गया था कि अब हमको अंग्रेजों को मार के भगाना नहीं है, गांधी जी के दस्ता में हो रहा था मीटिंग, तो मानेंगे तो उसमें बात ही नहीं हो सकती है ना। बोला गया कि एक सत्याग्रह करेंगे बहुत भयंकर, है ना, इसका नाम रहेगा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये पूरा बात चल गया 8 अगस्त को, ये बात है कब की, 8 अगस्त की। 8 अगस्त की रात में ही, मतलब कि 9 अगस्त की सुबह बोल सकते हैं आप, 9 अगस्त के सुबह में क्या किया गया, या रातें में सबको बढ़िया बढ़िया नेता को जो है, बड़ा बड़ा नेता को, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, बड़े बड़े नेता को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया, और उसमें चलाया गया था एक अभियान ब्रिटिश की ओर से, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, उसको बोलते हैं 0 आवर अभियान, 0 आवर अभियान। उसी के तहत सबको पकड़ के बंद कर दिया गया भोर है ना, तो उतना इफेक्टफुल नहीं रहा था, इसी में चला बोला गया था करो या मरो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ। यूनिसेफ ध्यान रखिएगा, बच्चों के लिए कार्य करता है ये संस्था जो यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए कार्य करता है। इसका पूछ रहा है मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। देखो न्यूयॉर्क में जो जिसका मुख्यालय है बहुत इंपोर्टेंट का, उसका हम नाम ले लेते हैं। न्यूयॉर्क में तो हो गया क्या, यूनिसेफ। 2 जो बड़ा बड़ा पैसा वाला बैंक है, जैसे एक हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और एक हो गया विश्व बैंक, इस दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में ही है। और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जिसका गठन हुआ था क्या, UN, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में ही है। तो कम से कम इस 4 का नाम रखिए, 4 को बोले है ना, कौन कौन, एक UN संयुक्त राष्ट्र संघ, और एक यूनिसेफ, और एक IMF, और एक विश्व बैंक, इस 4 का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। एक आ जाओ वियना। वियना में जितना भी रहेगा ना परमाणु वाला, परमाणु जैसे है परमाणु परीक्षण विरोध, ऐसा एक संघ रहेगा, परमाणु परीक्षण
निरोध संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वियना में। एक रहेगा परमाणु समझौता संगठन, कहाँ पे हो जाएगा ये, वियना में। और एक रहेगा परमाणु औद्योगिक करके, तो जितना भी परमाणु रहेगा ना सब मरिएगा कहाँ पे, वियना में, ठीक है। एक है पेरिस। पेरिस में एक बहुत बढ़िया संगठन है जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट बोल दिए, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और जेनेवा का तो कहना ही नहीं है, जेनेवा में बहुत सारा हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, किस किस का है एक बार बोल देते हैं। अगर जेनेवा की बात आए तो सबसे पहले बोलना गैट, GATT, गैट का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा में। उसका आ जाएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा में। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, इस सब का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, जेनेवा में ही रहेगा। इसके अलावे अंकटाड, इसका मुख्यालय, अंकटाड क्या है, UN का ही एक भाग है, पार्ट है ना। अंकटाड इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, यहीं पे जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र उच्च शरणार्थी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, जेनेवा में ही है। इसके अलावे रेड क्रॉस जो संस्था है उसका स्थापना भी, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, जेनेवा में ही। तो इस सब को आपको सेल वाइज से लिख के याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड दिया था क्या, राजा राम को राजा की उपाधि, है ना। राजा राम मोहन राय से 3 सवाल पूछता है, याद रखिएगा। राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, क्या रखना है, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, है ना। इसको बताते हैं ताकि हमको लिखने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। याद रखिएगा, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, क्या हो गया, नहीं मिट रहा है। देखिए ऐसा रखना है क्या, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, इतना रखना है ना। राजा से क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आत्मा से रखना आत्मीय सभा, आत्मा से क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा। वेदांत से हो जाएगा वेदांत कॉलेज, वेदांत से क्या रखना है, वेदांत कॉलेज। और ब्रह्मा से ब्रह्म समाज। इस सब की स्थापना किए थे कौन, यही किए थे कौन, राजा राम मोहन राय, है ना। एक किए थे 1815 ईस्वी में, एक किया था 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, और ये किया था 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो तीनों का रखना है, 15, 25, 28। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, राजा की आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, कम से कम याद रखना है। 3 ही सवाल इससे पूछेगा, बार बार बनता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखो, विश्व मानवाधिकार अगर बात आए तो बोलना 10 दिसंबर। क्या बोलना है, 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर। अब देखिए, दिसंबर माह में लगभग जितने भी दिवस हैं हम सब को बोल देते हैं, आपको नोट करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं 1 से। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांग दिवस, ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या हो जाएगा, नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। 5 दिसंबर को क्या, मृदा दिवस। 6 दिसंबर में आइए, 6 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जो उस समय क्या हुआ था, होम गार्ड का स्थापना हुआ था 1946 में। उसी दिन मनाया जाता है क्या, नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 7 दिसंबर को क्या, झंडा दिवस। 9 दिसंबर को जो भ्रष्टाचार के निरोध दिवस, 9 दिसंबर। 10 दिसंबर में तो यही है क्या, मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर हो जाएगा। 11 दिसंबर है पर्वत दिवस। 14 दिसंबर है ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर है विजय दिवस। 16 दिसंबर का हो जाएगा विजय दिवस, है ना। 16 के बाद कहाँ पे आते हैं, 16 के बाद 20 में जाएगा क्या,
मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को हो जाएगा मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर में आ जाइए, 22 दिसंबर में हो जाएगा गणित दिवस। 23 दिसंबर में किसान दिवस। 24 दिसंबर में उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर में सुशासन दिवस। उसी समय हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में रखा गया था 25 दिसंबर को एकता दिवस। उसी दिन हुआ था 25 दिसंबर को ही हुआ था मदन मोहन मालवीय की जयंती। तो मदन मोहन मालवीय जयंती भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 26 के है वीर बाल दिवस, है ना, गुरु नानक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, गुरु नानक जी के जन्मदिन के अथी पे, है ना। तो सब याद रखना है, ठीक है। 15 अक्टूबर जो है ना, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्टूडेंट दिवस, स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, याद रखिएगा जरूर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किसने किए थे? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन किया था शुरू, देखो इसमें ऑप्शन के अनुसार ही कर सकते हैं आप। एक है तुलसीदास। तुलसीदास बहुत पहले वाला कवि थे, तुलसीदास बहुत पहले के राइटर है ना, जो रामायण को लिखे हैं। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद का ही चेला है रैदास और सूरदास, ये दोनों रामानंद का ही चेला है। तो जरूर याद रखिएगा, रामानंद शुरू किया था उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआत किए थे, है ना। रैदास को संतों का संत कहा जाता है, जरूर याद रखना। रैदास को क्या कहा जाता है? संतों का संत। और सूरदास बहुत फेमस है ना, जिन्होंने क्या सूर सागर नाम के ग्रंथ लिखे थे। सूर सागर हो गया, रस सागर हो गया, हरित सागर हो गया, ये सब बुक्स लिखे हैं कौन? सूरदास। इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन और बच गया है, कौन सा क्षेत्र हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता, मतलब हाई कोर्ट का वो अधिकार नहीं है, कौन है? तो एक है परामर्शदात्री, दीक्षण, आरंभिक और एक अपीली है ना। तो देखिए, हाई कोर्ट किसी को परामर्श नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? परामर्श देता है किसको? राष्ट्रपति को, है ना। लेकिन हाई कोर्ट किसी को परामर्श नहीं देता है, तो इसका अधिकार नहीं है, बाकी सब है, ठीक है।